जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम सामाजिक विज्ञान से देने वाले हैं 6 to 8 में, उनका मैं आज आप लोग का जो है 12 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना है, जाइए और देख लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। साथ ही साथ आप लोग जो है ऑलरेडी एससीईआरटी और एनसीईआरटी का एमसीक्यू करते रहिए, और जो है 40 नंबर के पेपर का भी तैयारी करते रहिए। करंट विशेष रूप से पढ़िए, ध्यान दीजिए, थोड़ा करंट से 5-6 क्वेश्चन आपका जो है कॉमन पेपर में आने का चांस रहेगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि किसी भी तरीके का अपडेट आता है पढ़ाई से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज के सेट का 80 प्रश्न 80 अंक का है। कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह का एक समूह सेट मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है लोथल। लोथल आपको पता होना चाहिए, गुजरात में पड़ता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी के किनारे ही सबसे पहले आखेट और संग्रहण का जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है। बज्जी, बज्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे जो है आरंभिक गणतंत्र जो है आपको पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ मिला है? तो वज्जी में मिला है। आगे कह रहा है कि गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया में जो है उसमें जो सबसे पहले आरंभिक कृषि का जो है साक्ष्य मिला है। गारो आपको पता होना चाहिए, मेघालय में जो पड़ता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि गंगा घाटी, तो गंगा घाटी जो है इसके किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर मिले हैं। तो शहर मिलने का जो है 2500 वर्ष पूर्व जो है गंगा घाटी के किनारे साक्ष्य मिला है। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो है इसका हो जाएगा आपका जो है प्रथम नगर। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं जो हैं उसके किनारे में सबसे पहले जो है प्रथम नगर बना था। ये आपको ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका जो क्लास 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का पूरे चैप्टर का एक मिलान दे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस रखा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कथन और कथन ए और कथन बी दिया गया है। कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना जो है समस्यात्मक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पहला जो कथन दिख रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि जो है उपयुक्त है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी अवधि में जो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो है धर्म कन्वर्जन के नाम पे जो है और शोषण भी बहुत ज़्यादा हुआ है एक दूसरे के धर्म का। तो ये आपका जो है गलत है, क्योंकि और दूसरा जो दिख रहा है आपको लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो ये भी जो है आपका सही है। जैसे बहुत रेंज में जैसे हड़प्पा सभ्यता का है तो उसका आपको एग्जैक्ट डेट जो है नहीं मिलता होगा। ठीक है। इतना ईस्वी से इतना ईसा पूर्व के बीच का जो घटना मिलेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है। तो इसको याद रखना जो है समस्या बन जाता है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कथन ये गलत है किंतु बी सही है। आगे कह रहा है कि बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आपको पता होना चाहिए बुलंद दरवाजा बना था। आगे कह रहा है कि किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में नियुक्ति की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, मतलब विनाश कैसे हो गया? इसका मुख्य कारण जो है विनाश का क्या था? तो इसका पहला जो कारण था ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ये भी एक जो है कारण है। ठीक है। दूसरा कारण जो है उसमें आपका हो जाएगा जैसे जंगलों का विनाश हो गया, तो ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है। ठीक है। तीसरा जो सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, जैसे कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बहुत भीषण बाढ़ आया था जिसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। असंभवतः नदियाँ सूख गई थी, मतलब अकाल का स्थिति हो गया था, जिससे जो है खाद्यान्न वगैरह सब कुछ का जो है कमी हो गया पानी से लेकर, तो इससे भी जो है धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। तो आपका ए सी एंड जो है डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा का स्थापना जो है कहाँ की गई? बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता में 1873 में किया गया था, दीनदयाल शर्मा के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्वेनसांग के भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना और वहां जाके जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज को एकत्र करना। आगे कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, महायान में बनाया जाने लगा था। हालांकि हीनयान जो था संप्रदाय, वो जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म में जो है मतभेद हो गया था विचार में, और दो जो है पक्ष में बट गया था बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान। महायान जो है मूर्ति पूजा का समर्थन करता था और हीनयान जो है समर्थन नहीं करता था। क्वेश्चन करा कि राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान द्वारा जो है गुलरुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी के समय में। और सिकंदर लोदी का जो असली नाम याद रखिएगा निजाम खान था। आगे कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद के अधिवेशन में। 1930 में आपका इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है खुलकर जो है क्या किया गया, विरोध किया गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम जो व्यवस्थित करना है। चलिए, आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन जो हो जाएगा, साइमन कमीशन आपको पता होगा, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है, 1930 से लेके 1931 तक चला था, स्टार्टिंग तक। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, आपको पता होना चाहिए। और जो है CR फार्मूला 1944 में आया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। आगे कहा कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र अभिलेख में। सॉरी साथी, जो 85 नंबर क्वेश्चन में बोलना भूल गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? तो घनिष्ठ रूप से जुड़ने में जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान आता है। और यहीं से समझिए कि एक तरीके से आज जो मानवाधिकार आयोग चल रहा है पूरे देश में, उसका उत्पत्ति हुआ था। और इसके पहले जो मानद अध्यक्ष थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1936 में इसका पता होना चाहिए आपको, स्थापना हुआ था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1798 से लेकर 99 के बीच में हुआ था। आगे कह रहा है कि लेखन के आधार पर अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से कौन सा एक जो है सबसे प्राचीन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रुमिनदेई स्तंभ, लेखन के आधार पे। आगे कह रहा है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, ठीक है, मतलब गलत है, मतलब इसका आंसर यही होगा, अधिकांश जनजातीय समूहों में लिखित दस्तावेज रखा है। ऐसा कुछ नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य उतना नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित आस्टीने मोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नगर के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर जो है पटना लॉन का नाम जो है गांधी मैदान कर दिया गया। इससे पहले क्या था? तो पटना लॉन था। आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका चरखी के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसने रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया था?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 3 हो जाएगा, दीवाने खास दिल्ली में, ठीक है। रजत का छत था और जो है संगमरमर वगैरह का यूज किया गया था। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। देखिए 1857 के विद्रोह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ व्यापारिक मामले में इन्वॉल्व थी। जब 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का वर्चस्व के साथ जीत हुआ भारतीयों के खिलाफ, तब वो लोग जो है व्यापारिक के साथ साथ जो है यहाँ के राजनीतिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व होने लगे। मतलब पूरा का पूरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कंट्रोल जो है ब्रिटेन के जो सरकार है वहाँ के महारानी प्रिंस के हाथ में चला गया था। चलिए, क्राउन प्रिंस के हाथ में। आगे कहा कि भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 के एल्बर्ट बिल द्वारा किसकी मांग की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना। आगे कहा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सभी योग्य उम्मीदवार के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ब्रिटिश भारत सरकार की सिविल सेवा में नियुक्तियां की जाएंगी। मतलब कंपटीशन का युग कब से स्टार्ट हुआ, तो ये आपको पता होगा, अंग्रेज का दिन है, और ये जो है 1853 के चार्टर अधिनियम से शुरू हुआ था कि सिविल सेवा में जो कंपटीशन से लिया जाएगा। आगे कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स द्वारा थाना प्रणाली की स्थापना की गई। ये जो है आपका गलत है, ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि 1920 के दशक के दौरान केंद्रीय विधानसभा के भीतर प्रतिक्रियावादी नामक समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका, देखिए सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन को समझा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए जो स्वराज्य पार्टी था उसके प्रमुख नेता जो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। हालांकि इसमें कई जो है कट्टर राष्ट्रीयवाद प्रतिक्रियावादी भी थे, जैसे आपको कह सकते हैं मदन मोहन मालवीय, जो मतलब सांप्रदायिक आधार पर जो अपने आप को देशभक्त जो है साबित करते थे। लाला लाजपत राय, ठीक है, NC केलकर, ठीक है, ये सब क्या है प्रतिक्रियावादी गुट था। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा यह स्वराज्य पार्टी का एक गुट था, ये भी सही है। इसका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ने किया था। आगे कहा कि इस समूह ने सरकार को सहयोग की पेशकश की। तो इसमें जो है आपका पेशकश तो नहीं किया था, हालांकि नीचा दिखाने का कोशिश किया गया था मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास थे उसके गुट को। उस पर जो है गौ हत्या का पक्षधर तथा गौमांस खाने का आरोप तक लगा दिया गया था। इस तरीके से जो है ये शुरू से ही आपको पता होगा कि यहीं से देखिए धीरे धीरे जो हिंदू मुस्लिम का बीज बोया गया था। आज़ादी के ही समझिए कि समय ही ये बीज जो है सुनक गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। समझ में आना चाहिए आपको कि एक तरफ जो है जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास गुट बना रहे थे, दूसरी तरफ जो उसी गुट में कुछ थे जो अलग विचार भी रखते थे। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित नदी में से कौन बिहार का शोक कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका कोसी नदी, ठीक है। बिहार को शोक कहते हैं इसका, बिहार का, क्योंकि इसका जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा और बहाव जो होता है बाढ़ के समय में पूरा फैल जाता है पानी इसका जो है। आगे कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में कौन सा सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने के कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आगे कह रहा है कि जो है संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है क्या है। तो आपको पता होना चाहिए मानव एवं संसाधन के मध्य संतुलन स्थापित होना चाहिए। बिल्कुल है, क्योंकि जैसे मानव और संसाधन, जैसे मान के चलिए कि इंसान आप जो है मोटरसाइकिल में क्या पेट्रोल का यूज करते हैं, तो अभी जनसंख्या कम है तो कम पेट्रोल का यूज होगा, और जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पेट्रोल का यूज हो जाएगा, तो क्या होगा संतुलन बिगड़ेगा। तो यही जो इस संतुलन को कंट्रोल रखना पड़ता है। दूसरा बात, उपयोग से ही यूज करना है संसाधन का, ये नहीं कि बिना मतलब के भी जा रहा है, फिल्म देखने भी जा रहा है तो 25 किलोमीटर पेट्रोल से चला के जा रहा है। तो यही जो एक तरीके से दोहन होता है, गलत दोहन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, वही मतलब आपको जब
ज़रूरी है तभी उपयोग कीजिए। संसाधनों का विकास करना बिल्कुल, क्योंकि संसाधन आज न कल अनवीकरणीय है तो घटेगा ही घटेगा, इसलिए भविष्य में उसके लिए भी सोचना कि आगे भविष्य में कैसे रहेगा। इसलिए देखते होइएगा कि आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन शुरू हो गया, क्योंकि सरकार को भी ये बात पता है कि आज न कल कोयला और पेट्रोल ख़त्म हो जाना है, उसके बाद जो है ज़िंदगी तो रुकेगा नहीं, तो कुछ न कुछ अल्टरनेट खोजना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि क्षरण की मुख्य श्रेणी में पंजाब में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई, ठीक है, जो भूमि क्षरण के कारण बन जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी पट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये है आपका नवीन जलोढ़क मिट्टी, ठीक है, और इसको जो है क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं, और जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। आगे कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीपीय तटों के भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, सारा का सारा ऑप्शन जो है आपको सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन तथा सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ठीक है, गलत पूछ रहा है। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर पहला ही जो है आपका यह पृथ्वी के आवर्तन का जो है प्रभाव है तथा यह काल्पनिक बल है। तो ये आपका क्या है? गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कॉरियोलिस बल के बारे में कुछ समझ लीजिए। देखिए, ये जो है पृथ्वी जब घूमती है तो आपको पता होना चाहिए कॉरियोलिस बल जो है कार्य करता है, और ये एक प्रकार का काल्पनिक है, रियल नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है। ध्रुव पे बहुत ज़्यादा होता है इसका मान, ठीक है, एकदम अधिकतम होता है पोल पे, और जो इक्वेटर पे कम होता है। कॉरियोलिस बल का परिणाम वस्तु की गति और उसके जो है अक्षांश पर निर्भर करता है कि वस्तु कितना स्पीड से चल रहा है और किस अक्षांश पे है, कितना डिग्री अक्षांश पे है। साथ ही साथ जो है कॉरियोलिस बल्ब जो है हवा के वेग के समानुपाती होता है। समझ में आया? कॉरियोलिस बल जो है आपका हवा के वेग वेलोसिटी के समानुपाती होता है। समझ में आया? ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3, कर्नाटक में। आगे कह रहा है कि विश्व में धान उत्पादन वाले देशों के समूह अवरोही क्रम में सही है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सबसे ज़्यादा चीन में होता है, आपको पता होना चाहिए धान, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे कह रहा है कि कथन और कारण स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, तो बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो व्यापार कल कारखाना का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो कच्चे माल का उपयोगिता था, साथ में बगल में ही बंदरगाह आपको मिल जाता, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं थी वहाँ पे, और जो है वातावरण भी फेवरेबल था। आगे करा कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित थी, ठीक है, तो कहीं भी कोई टॉप लेवल का कल कारखाना तभी लग सकता है जब वहाँ का जो है वातावरण उसके फेवर का हो, वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध हो और आने जाने का साधन जो है बढ़िया हो, ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम जो है स्थल पर स्थित है। तो डोकलाम विवाद आपको पता होगा कि कोरोना के लॉकडाउन में ही शुरू हुआ था। भारत, चीन और भूटान, ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो है इसी जो है डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उड़ता है। ऐसा नहीं है, अचानक से नहीं होता है, समय लगता है कटने में। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि विकिरण जो है शीतलन के कारण आरंभिक उस उषा काल में कोहरा उत्पन्न करता है। तो ये करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 जो है सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि टाइम जोन क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए।
सॉरी दोस्तों, 116 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, खनिज तेल क्षेत्र को। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रेखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील। ब्राजील जो आपको पता होना चाहिए कॉफ़ी का उत्पादन जो बहुत करता है। ठीक है, कहवा वगैरह का। चलिए आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है 1884 में। और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है उसी को क्या बोलता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल समझिए कि डेट लाइन बोल सकते हैं उसको। आगे कह रहा है कि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। कारण बोल रहा है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उत्पादक है। ठीक है, तो ये भी जो है ऑलमोस्ट आपका सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो है कारण कथन का व्याख्या भी करता है, तो वन जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 दिख रहा होगा। सबसे पहले जो है भोजन को संग्रह करना। इंसान क्या हुआ था जब धरती पे आया तो सबसे पहले क्या किया था, वो जो है शिकार किया था। ठीक है, चमड़ा वगड़ा मांस उस खाता था, संग्रह करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है कृषि का विकास किया, खेती वेती करने लगा। जब कृषि में भी इन्वॉल्वमेंट हो गया तो और ज़्यादा कमाने का सोचा तो औद्योगिकरण की तरफ गया। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन संग्रह, इसको आखेट बोलते हैं, फिर कृषि, फिर औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि टाइम जोन क्षेत्र पर दिए गए ए और बी सी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे रशिया वगैरह में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम जोन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वहीं पर मिलता है। कह रहा है कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये भी जो आपका सही है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये भी करेक्ट है। देखिए आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में घूमती है, और 24 घंटे में जब घूमती है तो उसी दौरान जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 24 मिनट घंटे में कितना, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 15 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, मतलब 60 मिनट का कोण कितने डिग्री में बनाती है, तो 15 डिग्री में। तो 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का। तो ये भी पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर के अंतर होने पर समय में कितना का अंतर होता है, तो 4 मिनट का। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जो आपका सही हो जाएगा। ए बी एंड सी सभी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कह रहा कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे जो पहले धरती से जैसे हम वातावरण में ऊपर उठते वायुमंडल में तो आपको क्षोभ मंडल मिलता है, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर जो है आयन मंडल आता है, और जब लास्ट में बाह्य वायुमंडल आता है। हालांकि इसमें नहीं दिया गया आयन मंडल, तो आप जो है करेक्ट 1 ही सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ध्यान रखिएगा मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। समताप मंडल में जो ओजोन परत होता है और वायुयान वगैरह उड़ता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो है आपको बताइए कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, और लेब्राडोर जो है एक गर्म धारा है, ये भी गलत है ये आपका। ठीक है, ये ठंडी धारा है। केनारी लेब्राडोर क्या है, तो ठंडी धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं जो है मिलती है वहाँ मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा ज्योग्राफी में, हालांकि मैं इसका थ्योरी करवाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए एंड सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है शंकुधारी वन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, चाप झील। ठीक है, चाप झील जो होता है आगे कटा हुआ जो होता है कुछ कुछ, उसको बोलते हैं नदी के आसपास में।
आगे कह रहा है कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घर बनाते हैं, औद्योगिकरण करते हैं तो भी भूमि का उपयोग ही माना जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भूमि उपयोग जो है मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये सही हो जाएगा, आपका करेक्ट जो है 1 हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में, तो आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन 2 जो है भाग में बांटा गया है, ठीक है, वितरण के आधार पर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद है। आगे कह रहा है कि अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है और जो है तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अस्थायी पवन। और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण, तो ये भी करेक्ट है। पछुआ पवन और पूर्वी पुरवैया ना गाना भी जो है भोजपुरी वगैरह बना होगा, आपको पता ही होगा, तो करेक्ट आंसर जो है 1 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका अनुच्छेद 20 में वर्णित है। और एक और नियम भी है कि आप जैसे मान के चलिए किसी का मतलब किसी का मिस्टेक से मर्डर हो गया, चाहे कुछ कर दिया गलती से या जान के कर दिया, तो उस समय जो कानून होगा उसी के प्रावधान के तहत उसको सज़ा मिलेगा, बाद में संशोधित कानून से नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए आगे कह रहा है कि पंचायती राज की वर्तमान संरचना संविधान संशोधन अधिनियम पर आधारित, एकदम रट के घोट जाइएगा, 73वां संविधान संशोधन से आया था, ठीक है। इसका वर्णन जो है 11वीं अनुसूची में है, किसमें है? तो 11वीं अनुसूची में है, ठीक है, आर्टिकल 243, ठीक है। और ये जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका नगर निगम वाला जो है नगर पंचायत वाला कॉन्सेप्ट आया था। आगे कह रहा है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 161 में। देखिए राज्यपाल जो है क्षमा को कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं, लेकिन मौत की सज़ा को माफ़ नहीं करवा सकते हैं। केवल मौत की सज़ा माफ़ करवाने का इस देश में एक ही आदमी के पास अधिकार है और वो है अपने देश के प्रथम जो है व्यक्ति राष्ट्रपति, ठीक है। दुनिया में इस धरती पे जो है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर फांसी का सज़ा मिलता है तो एक ही व्यक्ति माफ़ कर सकता है, वो है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल जो है क्षमा को कम कर सकता है, जो है लेट कर सकता है, निलंबित कर सकता है, ये सब कर सकता है। नेक्स्ट और निम्नलिखित कार्य अधिकारियों पर विचार कीजिए और उनका जो है प्राथमिकता के आधार पर इनका जो है सही क्रम क्या होगा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है इसमें सबसे टॉप रैंक के अधिकारी है, ठीक है, अधिकारी नहीं कर सकते, बहुत बहुत बड़ा लेवल उनका पोस्ट है, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद जो है आपके संघ के मंत्रिमंडल हो जाएंगे, जैसे कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। इसके बाद उसके बाद जो पोजीशन आएगा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का आएगा, फिर कैबिनेट सचिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में केंद्र और राज्य के बीच का संबंध। आगे कह रहा है कि देश की जो विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है वो होता है आपका प्रति व्यक्ति है, ठीक है, इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। किसी भी देश का जो है गरीबी अमीरी आंकना है तो उसका देश का पर जो व्यक्ति कितना इनकम है वो माप लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आगे कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उच्च न्यायालय में। जैसे मान के चलिए आपका डिस्ट्रिक्ट जो है न्यायालय से आपको जो है संतुष्टि नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए, अनुच्छेद जो है 243 क में इसका जो है वर्णन किया गया।
आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए उसमें जो सम्मिलित होने वाले, थोड़ा इसको समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके सम्मिलित होने में जो है इनको जो है मतलब इसको बोलते हैं सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका गठन 1952 में हुआ था। और इसका जो है गठन में जो है कौन कौन शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद जो है आपको कैबिनेट जो मंत्री होता है सेंट्रल में, जो टॉप मोस्ट मंत्री होता है वो होते हैं, और राज्यों के जो है मंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख है, और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 61। राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं हटा सकते, उसमें महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। किस स्थिति में, अगर ये साबित कर दिया जाए कि राष्ट्रपति जो संविधान का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उपयोग जो है गलत तरीके से कर रहे हैं, तब। आगे कह रहा है कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। आगे कह रहा है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। ये तो आपका एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 सीट जीत के तो आप सरकार बना नहीं सकते हैं, नियम होता है आपको। ठीक है, जैसे 543 सीट पर, 530 सीट पर चुनाव लड़ा गया, चाहे 543 पर लड़ा गया। ठीक है, तो आपको समझिए कि 272 सीट तो लाना ही लाना पड़ेगा, आपके पार्टी को बहुमत साबित करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। आगे कह रहा है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है संसद के अंग है, तो बिल्कुल करेक्ट है। संसद के 3 अंग है, कौन कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा जो है निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को, और जो है राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। लोकसभा को जो है विघटित किया जा सकता है, राज्यसभा जो है परमानेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, सामूहिक रूप से। ठीक है, कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भी रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 75। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है, तो वो जगह आपका 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन के दौरान 1985 में राजीव गांधी के सरकार में दल बदल अधिनियम आया था। आगे कह रहा है कि भारत में अपील प्रणाली या पौन वार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का जो प्रावधान है उसको क्या बोलते हैं, तो अपील प्रणाली या पौन वार्षिक प्रणाली बोलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए जो है कथन है उसमें जो है भारतीय अधिनियम में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो द्वैध जो शासन आया था आपको ध्यान रखना है 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा आया था। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छे संभावित तरीके से न्यायिक समीक्षा का अर्थ बताता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है मतलब सर्वोच्च न्यायालय का, समझिए जो सबसे उसका जो है न्यायिक समीक्षा सबसे टॉप लेवल का रहता है और उसको पूरा देश को मानना रहता है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित है, और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती कि नहीं, ये बताइए आप। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, वो कार्यपालिका शक्ति जो है एक तरीके से राष्ट्रपति में निहित होती है, भले ही वो सिग्नेचर अथॉरिटी क्यों ना हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी के साथ जो साथियों आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो है समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी साथियों को क्लास 9-10 का सोशल साइंस या 6 to 8 का सोशल साइंस का PDF चाहिए, या साइंस का या हिंदी का, तो नीचे दिए गए नंबर जो है कमेंट बॉक्स में उस पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं। अब मिनिमम प्राइस रखा गया है, ये भी जो है आपका चैप्टर वाइज जो MCQ है, कम समय में भी देख सकते हैं उसको। और आप ही लोग के लिए जो है भले के लिए रखा गया, ताकि आप लोग को यूट्यूब पर जितना ज़्यादा हो सके मदद करता रहूँ। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।